दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित का 8वां सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक एक प्रश्न है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि यदि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा तब अल्फा है। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि साइन x डिग्री बराबर क्या है, साइन अल्फा है, तब अल्फा का मान आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों चूंकि ये क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए आपको इसका डिटेल में नहीं जाना, इसका सीधे आपको आंसर याद रखना है कि यहाँ पर अल्फा का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री। और दोस्तों जिनको इसके बारे में डिटेल जानना है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। यानी कि कह रहा है कि कोई 6 मीटर का खंभा है और उसके पृथ्वी पर छाया कितना है, 2√3 मीटर है, तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरह से देखिए समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो गया और यहाँ पर देखिए जो ए बी है वो क्या है, तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा खंभा और यहाँ पर जो बी सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका छाया। तो इसका लंबाई कितना है, 2√3 मीटर है और ये भी कितना है, 6 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये कोण का मान निकालना है। आपको थीटा दे दिए हैं, यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये हो गया थीटा के सामने लंब और ये हो गया आधार, यानी कि लंब और आधार किस में होता है, तो टेन थीटा में होता है। तो यहाँ पर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी हो गया, ए बी बटा बी सी। अब देखिए इसी को आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 6/2√3। अब देखिए यहाँ से 2 तिहाई 6, अब इसका परिमेयकरण कर देंगे। देखिए √3 से √3 गुने √3 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 3√3 ऊपर हो जाएगा, 3√3 और बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि क्या बच गया, तो टेन थीटा पर बच गया कितना, √3। आप लोग जानते होंगे कि टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, यानी कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है जो आपस में समरूप है। कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेमी है। तो कहता है ईएफ बराबर 4.2 सेमी, तब बीसी यानी कि बीसी का मान आपको सेंटीमीटर में ही बताना है कि बीसी होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों जब त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो वह भुजाओं, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि देखिए इसमें ईएफ दिया हुआ है, तो ईएफ यानी कि बीसी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बीसी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 9 है और डीएफ का कितना है, 16। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ अगर स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का अंडर रूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बीसी बच जाएगा, सिर्फ बीसी बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ईएफ बच जाएगा। तो ईएफ का वैल्यू कितना है, 4.2 है। तो यहाँ पर 4.2 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा कितना, 4। यानी कि अगर हम लोग बीसी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 4.2 और बटा में कितना बच गया, 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना नीचे बच गया, 10। अब देखिए इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 4.3 बचना है। उसके बाद देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 दूना 42 और 5 दूना 10, मतलब कि यहाँ पर बच गया कितना, तो 21 गुना 4 और बटा 5 तिहाई 15 बच गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया है। क्या कीजिए कि यहाँ पर से थोड़ा सा इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पर बीसी बराबर था कि क्या होगा, बीसी बराबर हो जाएगा 4.2 गुने 3 और बटा में हो जाएगा कितना, 4। देखिए इस तरह से होगा, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। नीचे में कितना आ गया, तो नीचे में आ गया 10। अब देखिए 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, यानी कि 21 गुना यहाँ पर देखिए 21 तिहाई 63
और यहाँ पे लिख सकते हैं 63, 63 और बटा में कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3.15 आ जाएगा, 3.15 हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसको यहाँ पर से कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिए, जल्दी जल्दी से ऐसा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि x² -5 के शून्यक है। दोस्तों x² -5 के शून्यक कौन हो जाएगा, तो इसका शून्यक हो जाएगा √5, एक प्लस में और एक √5 होगा वो माइनस में होगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है युगपत समीकरण 2x + 3y = 5। उसके बाद दिया हुआ है कितना 4x + 6y = 9, तो निकाय है। दोस्तों इसका जो निकाय होगा वो कैसा होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए a1 कितना है 2 है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ पर a2 b1 कितना है 3 है और b2 कितना है 6 है। उसी प्रकार से c1 देखिए यहाँ पर 5 है और c2 कितना है 9 है। अब देखिए दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2। इसको देखिए तो इसमें बचेगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 5/9। अब देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, तो इसका हल हो जाएगा असंगत। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर। इसका हल कैसा होगा, असंगत होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 कहता है कि संपाती होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, संपाती होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन यहाँ पर कितना है, तो a1 यहाँ 1 है, a2 कितना है तो 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 2 है। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं के। उसके बाद देखिए यहाँ पर होगा 7 और यहाँ पर हो गया 14। और दोस्तों संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सभी को बराबर होना चाहिए आपस में। तो देखिए 2 को आपस में बराबर कर दीजिए, यानी कि कोई भी 2 को ले करके और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए इसको हम लेते हैं हाथ से और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 4। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए सवाल उठता है कि क्या ये दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को जी बराबर कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 7 दूना 14, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो के बराबर लोग देख रहे हैं कि के बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों को कोई भी ले करके आप बराबर कर दीजिए, आपका के का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कहता है कि यदि द्विघाती समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 का मूल कहता है कि समान मूल है, तो ये बराबर, यानी कि इसका जो मूल है वो समान है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मूल इसका समान कब होता है, जब इसका विवेचक का मान 0 होता है। यानी कि डी बराबर इसमें 0 होगा तो इसका मूल होगा वो समान होगा। और इसी का उपयोग करके आपको ए का वैल्यू निकाल देना है। तो डी बराबर क्या होता है b², तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और साथ में ए है तो यहाँ पर हो जाएगा -16a²। और क्या हो जाएगा b² -4a, तो -4a कितना है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a है, c कितना है, तो c यहाँ पर है 2a + 1 है। इस तरह से इसको बराबर 0 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर होगा 16a² माइनस यहाँ पर 4a और 2a कितना हो जाएगा, तो 8a² हो जाएगा। और माइनस में कितना हो जाएगा, तो देखिए 4a है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4a होगा, बराबर में 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 8a² बचेगा, 8a² बच गया। और 8a² माइनस कितना, सॉरी 8a² माइनस कितना हो गया, तो 4a हो गया। 8a² माइनस 4a बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 4a कॉमन ले लेंगे। 4a अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 2a -1 बचेगा, 2a - 1 बराबर 0। यानी कि एक बार हम लोग लिख सकते हैं 4a बराबर 0, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एक बार लिख सकते हैं 2a - 1 बराबर 0, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी कि 1 का वैल्यू कितना आया 1/2 आया और 0 आया। अब देखिए 1/2 या फिर 0 कहाँ पे है, तो सिर्फ यहाँ 0 है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ऑप्शन में 0 ना रह करके 1/2 रहता तो आपका आंसर 1/2 भी सही हो जाता। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न को। देखिए जो 8वां प्रश्न है, कहता है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भागा देने का मान होगा, यानी कि भाग देने पर जो मान होगा वो आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 88 64। और कहता है कि 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 64 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 64 है और इसका घनमूल निकालिएगा तो कितना होगा, तो 4 का 4 चक 16, 16 चक 64 यानी कि 4 आएगा। अब दोनों को भागा दीजिए, तो भागा देंगे 8/4 में, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखिए, कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होगा। दोस्तों इसका शून्यक आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसको x स्क्वायर, और 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस x और प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या बचेगा, 2 बच गया, और यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 बच गया, यानी कि x प्लस 1 और इंटू क्या हो गया, x और प्लस 2, इतना बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -2, यानी कि -1 -2 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन को देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि √10 गुना √15 बराबर है। दोस्तों इतना बराबर कितना होगा, देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 15 को कितना लिख सकते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग 5 को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर √2 √3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √6, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 √6, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखिए, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए √3 हो जाएगा, √3, और यहाँ पर लिख सकते हैं sin थीटा, और बटा में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, और बराबर में कितना है, 3 sin थीटा है, 3 sin थीटा। अब देखिए sin थीटा क्या बच जाएगा, यहाँ पर √3/3 बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तो 1/√3 बच जाएगा, कितना बच गया, 1/√3। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो इतना बड़ा होता है b/h होता है, यानी कि b का वैल्यू कितना है, 1 है, h का वैल्यू कितना है, तो √3 है। अब देखिए इसमें p का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर √अंडर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और -1 का स्क्वायर 1, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो p/h होता है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं √2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में लिख सकते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2/3 और -1/2, यानी कि यहाँ पर सॉरी 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1, यानी कि 1/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। 1/3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान है। तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर tan 15 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको cot 75 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 20 डिग्री को cot 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा टू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू दोनों तरफ सेम हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि ये और ये मिलकर हो जाएगा 1, और tan 20 डिग्री और यहाँ पर tan 70 डिग्री ये मिलकर हो जाएगा 1, यानी कि 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को देखिए, कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जब कोई खंभा है यानी कि इस तरह से है और उसका छाया है वो आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसका जो थीटा का वैल्यू होगा कितना होगा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि π/4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों tan 45 के वैल्यू होता है 1, और यहाँ पर अगर tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, तो यहाँ पर tan थीटा पर क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 से 1 कैंसिल, यानी कि दोनों कुछ भी मान लीजिएगा तो दोनों कट कर कितना आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, चूँकि दोनों बराबर है। अब बराबर है तो यहाँ पर एक tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद देख लीजिए 14वां क्वेश्चन को। और दोस्तों ये समझने वाला प्रश्न है दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज के कहता है कि तीनों लंब यानी कि ऊंचाई को मिलाने वाले बिंदु को कहा जाता है, यानी कि तीनों लंब की ऊंचाई को मिलाएंगे तो उस बिंदु को क्या कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज का फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम एक त्रिभुज का फिगर ड्रा कर लिए। अब देखिए कहता है कि तीनों लंब यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लंब हो गया, एक लंब ये हो गया 90 डिग्री बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो क्या होगा, ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री के आसपास बनना चाहिए। तो दोस्तों जब तीनों लंब को मिलाएंगे तो ये जो केंद्र बनेगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे लंब केंद्र। इसको आप ध्यान में रखिए, इसको क्या कहेंगे, लंब केंद्र। अब देखिए अगर तीनों कोण को यानी कि जब तीनों कोण को आपस में बराबर करेंगे, यानी कि ये कोण यानी कि इस तरह से खींचेंगे कि ये कोण बराबर होगा, उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो इस तरह से अगर कोण बराबर होता है तो इसको कहेंगे अंतः केंद्र। इसको ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो केंद्र बनेगा इसको कहेंगे अंतः केंद्र। अब देखिए बात यह उठता है कि अगर इसमें कोण बराबर हो गया, अब कहेगा कि जो इस तरह से अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, यानी कि और यहाँ पर मान लीजिए डी है, तो ए से डी तक जो खींचे हैं अगर यहाँ पर सी डी बराबर होगा बी से, यानी कि इस तरह से खींचेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। जब इस तरह से बराबर हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, इसको कहेंगे क्या चीज़ कहेंगे, इसको कहेंगे केंद्रक। इसको ध्यान में रखिए, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिर्फ केंद्रक। अगर आपको पूछेगा कहेगा कि भुजा बराबर है, इस तरह से खींचा गया कि भुजा बराबर है तो इसको कहेंगे सिर्फ केंद्रक। और अगर कहेगा कि यहाँ पर कोण बराबर है तो इसको कहेंगे लंब केंद्र कहेंगे। और अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण बराबर होगा तो इसको कहेंगे अंतः केंद्र। इसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी, कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, इसमें ए का वैल्यू आपको कितना है 2 है, डी का वैल्यू आपको निकाल लेना है 5 आ जाएगा, निकाल लीजिए। 10वां पद निकालना है यानी कि ए प्लस इसको 9d लिख सकते हैं, चूंकि n-1 होता है। n-1 इंटू डी कितना होगा, तो 10 में से 1 हो गया 9d, ये कितना हो गया 2 और 9d, मतलब कि 9 गुने 5 कितना होगा, 9 5 से 45, यानी कि 45 से 2 कितना हो गया 47 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है के अनुपात में, तो इसको क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम पहले आपको बताए थे कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा 4 चौक 16 और इसका 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, यानी कि इसका अनुपात कितना आ गया 16:81, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 16:81। उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। दोस्तों मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु किसको कहते हैं, देखिए जहां पर एक्स वाई दोनों अक्ष यहाँ पर मिलता है, यानी कि इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो ये जो बिंदु होता है इसको कहा जाता है मूल बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बट समझने वाला प्रश्न है। कहता है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। दोस्तों इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसका कटान बिंदु हो जाएगा -2,3, क्या हो जाएगा -2,3, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2,3। अब देखिए 19वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो देखिए कहता है कि इनमें कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। दोस्तों इसमें से कौन घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो जो घटना की प्रायिकता कब होगा, जब 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ 1 से छोटा कौन है, तो 1 से छोटा यहाँ पर ऑप्शन डी में है, बाकी सब 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर यह घटना की प्रायिकता हो सकता है, बाकी तीनों नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। दोस्तों 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप लोग जानते होंगे कि परिधि किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं 2πr को। क्या कहते हैं, परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr को, यानी कि जो वृत्त होता है, यानी कि इस तरह से वृत्त है और इसका यहाँ से यहाँ तक यानी कि सबों को जोड़ेंगे, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ मापेंगे जिसको कहते हैं परिधि, तो 2πr बराबर कितना है 44 है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पर 2 गुने 22/7 गुने r बराबर कितना 44। अब देखिए 44 से 22 दूना 44 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि r बराबर कितना हो गया 7 मीटर आ गया, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।